प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस संग्रह बाई अनुसर पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। साथियों, आज के इस वीडियो में, नए वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 ऐसे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि आप सभी लोगों को सॉल्व करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होल फिजिक्स से ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप सभी लोगों को ये 40 प्रश्न को सॉल्व बिल्कुल करना चाहिए। तो बिना अंत तक देखे कहीं मत जाना, स्किप मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन मतलब सिर्फ 1 मार्क, और 1 मार्क से क्या हो सकता है आप सब लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग, अच्छा लगे तो, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो सवाल है बच्चों, ये सवाल है जो कि बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग होता है, यह सवाल पूछा जा रहा है। विच टाइप ऑफ वेव ऑफ लाइट, जो लाइट होता है, लाइट का टाइप क्या है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश के ध्रुवण द्वारा भी इसको साबित किया गया। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी यह बात बताता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति रखता है, तो हमारा यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। वैसे आपको बताते चलूं, प्र इसमें है तो प्र से प्रकाश जरूर याद रखिएगा। और जब बात अगर ध्वनि की आ जाए तो अनुदैर्ध्य तरंग भी एक होता है। अनुदैर्ध्य क्या होता है? अनुदैर्ध्य। इसमें धा है तो धा से क्या याद रखना है? ध्वनि। तो ध्वनि किस प्रकार का तरंग? अनुदैर्ध्य। और प्रकाश किस प्रकार का? अनुप्रस्थ। क्लियर है? ट्रांसवर्स हो जाएगा और ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारे पास जो सवाल आएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे? कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। बहुत सिंपल है और ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ये कहां का है? ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और ये बहुत आसान सा सवाल है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, ये थोड़ा स्लो चल रहा है ना, अब आएगा यहाँ पे सही, पता नहीं, बहुत सारे बैकग्राउंड में फाइल खुल रखे होंगे। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। ये भी बहुत सिंपल सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ये भी क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों की प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? प्रकाश का अपवर्तन का नियम स्नेल साहब जी ने दिया था। किसने दिया था प्रकाश के अपवर्तन का नियम? स्नेल ने दिया था। किसने? स्नेल ने। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अगला हमारे पास 5वां नंबर सवाल जो आ रहा है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है 5 नंबर सवाल? यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a तथा बिंब की ऊंचाई b हो। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a है। प्रतिबिंब की ऊंचाई a, प्रतिबिंब की ऊंचाई a है और बिंब का मतलब हो जाता है वस्तु, और वस्तु की ऊंचाई दे दिया गया b। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब a और बिंब की ऊंचाई मतलब b। तो a बटा में b यहां पर ध्यान रखिएगा। क्या याद रखना है बच्चों? a बटा में b, a बटा में b। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। छठा नंबर सवाल कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होता है? क्लास 10th भी तो पढ़ के आए ही हैं हम लोग, तो क्लास 10th में आप जरूर पढ़े होंगे कि प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर विरल से सघन की ओर आती तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती। और ये सवाल ऑप्टिक्स का है। बहुत आसान सा सवाल जरूर आपको लगेगा, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट लगता है। उतना ही क्या लगता है? इंपॉर्टेंट भी लगता है बच्चों। ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप सभी लोग पढ़े होंगे। ट्रांसफॉर्मर एक इस प्रकार की युक्ति होती है जो वोल्टेज को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, दोनों के लिए काम आता है। यह 2 प्रकार के होते हैं ना, ऊंचाई और अपचाई, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफॉर्मर। तो इसलिए कहा जाता है कि ये वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, ऐसी वोल्टेज को, और घटाता भी है। तो ऐसी वोल्टेज को बढ़ाती या घटाती दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम के सबसे निचले भाग में अगर आप देखते हैं कि प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं,
प्रिज्म से अगर हम श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो वाइब्योर जो बनता है ना, VIBGYO और ये R, सबसे निचले भाग में बैगनी कलर होता है जी। सबसे निचले भाग में क्या होता है साथियों, बैगनी कलर होता है। क्लियर हो जाता है। यहां 9 नंबर सवाल की अगर हम बात करते हैं, कितने नंबर की, 9 नंबर की बात करें, एमीटर की माप सीमा को अगर बढ़ाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें संट को उपयोग में कर लेना चाहिए। संट का उपयोग कर लिया जाता है। संट आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो एमीटर की अगर माप सीमा को बढ़ाना हो तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, संट का उपयोग करके हम उसकी माप सीमा को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ए मीटर का स्केल अंकित रहता है। ए मीटर का जो स्केल रहता है वो अंकित रहता है किस चीज में, ध्यान रखना, एक सेकंड बच्चों। हाँ तो जी, चलो नहीं हटेगा, कोई बात नहीं। एम्पियर में ही रहता है। किस में रहता है साथियों, एम्पियर में ही। एमीटर का स्केल कहां रहता है, किस चीज में लिखा हुआ रहता है, एम्पियर में लिखा हुआ रहता है। और वोल्टमीटर का वोल्टेज में रहेगा, वोल्ट में रहेगा। आगे 10 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 10 नंबर तो हो गया। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कहता है कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। देखो आर बराबर रो एल बाई ए है, ठीक है। अभी लंबाई हमारा एल है, लेकिन कह रहा है कि अब लंबाई को खींचकर दुगुना कर दो, तो जो नया आर डैश बनेगा रो, अब ये लंबाई दुगुना हो गया है, तो दुगुना हुआ तो भाई एरिया पे भी तो असर पड़ेगा ना। ये क्या हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा, तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। आर डैश बराबर 4 इंटू रो एल बाई ए, कितना गुना हो गया, 4 इंटू आर, 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया बच्चों, 4 गुना हो गया, यानी कि 4 टाइम्स हम कह सकते हैं, 4 टाइम्स। 12 नंबर सवाल आपके सामने, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। बिल्कुल सही चीजों को आप समझ रहे हैं। फैराड होता है, क्या होता है, फैराड। और आप सभी लोगों को पता है सी बराबर में क्यू बट्टा में भी होता है, सी बराबर क्यू बट्टा में भी। यहां से हमारा कुलम प्रति वोल्ट, तो कुलम प्रति वोल्ट तो इसमें दिया नहीं है, वैसे फैराड भी होता है। क्लियर। 30 नंबर सवाल की बात करते हैं। कहता है डिबाई किसका मात्रक है। डिबाई साथियों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, डिबाई होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब समान आवेश के, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखा जाए, बहुत कम दूरी पर रखा जाए, तो उसको विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा Q इंटू एल, इसको मापने के लिए कुलंब, मीटर या डेबाई का इस्तेमाल किया जाता है मात्रक के रूप में। क्लियर। अगला 14 नंबर सवाल की बात करें, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक के मान में क्या असर दिखने को मिलता है, घटेगा। तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है, घटता है। याद रख लीजिएगा, सभी लोग पढ़े होंगे तो याद होगा ही, नहीं तो अब पढ़ेंगे तो उसमें भी ध्यान आ जाएगा। जब प्रकाश की किरणें एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है, अवरोधक के किनारों से मुड़ती है, तो यह प्रक्रिया विवर्तन कहलाती है। आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा, आपने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा होगा, आपने प्रकाश का ध्रुवण पढ़ा होगा, आपने प्रकाश का विवर्तन भी पढ़ा होगा, प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। ये तमाम घटनाएं होती है जो प्रकाश के माध्यम से होते रहता है। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से टकरा के मुड़े, किनारों से मुड़ती है, तो वैसे घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, 16 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। एक समान विद्युत द्विध्रुव में, एक समान विद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव के विक्षेपण के लिए किया गया कार्य वर्क जो होता है, W बराबर पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। W बराबर पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, W बराबर पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। अब मैक्सिमम कार्य के लिए थीटा का भी मान पर डिपेंड करता है। इसके द्वारा मैक्सिमम वर्क डन जो होता है, मैक्सिमम कार्य जो होता है, W बराबर 2 पीई हो जाएगा। जब थीटा का मान 180 होगा तो -1 और कुल मिला के 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 पीई हो जाएगा। क्लियर। आगे देख लीजिए, 70 नंबर सवाल की ओर चलते हैं।
चालकता बैंड अंशतः खाली किसमें होता है? चालकता बैंड किसमें खाली होता है? थोड़ा बहुत अंशतः की बात किया है। देखिए, चालकता बैंड अंशतः खाली होता है अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में। चालकता बैंड आप सभी लोगों को पढ़ाया गया है, VB और CB, VB और CB। VB से इलेक्ट्रॉन अधिकतम चले जाते हैं CB में तो सुचालक, थोड़ा बहुत जाएगा तो अर्धचालक, बिल्कुल नहीं जाएगा तो कुचालक। तो चालकता बैंड ये है। चालकता बैंड अगर पूरी तरह से खाली है, इसका मतलब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं गया, इसका मतलब ये कुचालक है। इन दोनों के बीच का एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा का गैप रखता है, इसलिए यहां पर ये नहीं जाएगा एक भी इलेक्ट्रॉन। कब? जब ये कुचालक होगा तब। लेकिन जब सुचालक है तो सुचालक में क्या होगा? पूरा का पूरा अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा। लेकिन अंशतः खाली का मतलब क्या हुआ? अंशतः खाली का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा बहुत भरा भी है, थोड़ा बहुत खाली भी है। तो वैसे सिचुएशन में हम इसको क्या कहेंगे? अर्धचालक है ये। नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हो कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि बी और सी दोनों। देखिए जी, छोटा घाव बड़ा दुखता है, इसलिए आप इन सभी सवाल को बिल्कुल छोटा ना समझे, आप बिल्कुल अच्छे से इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए अपना। प्रकाश तंतु संचार यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर की बात की जा रही है, किस घटना पर आधारित होता है? ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर का जो कम्युनिकेशन है वो किस पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बिना प्रकाश की तीव्रता में क्षीण हुए, कमी हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जाता है इसको। किसको? प्रकाश को। तो कौन सी घटना हो गई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? यह भी बहुत छोटा सवाल। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ये यहां पे है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को आप लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना? तो ये हो गया ऑप्शन बी। 22 नंबर सवाल हमारे सामने है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है? ये देखिए आप सभी लोग, थोड़ा सा हमारा बच्चों ये बोर्ड जो है अभी थोड़ा स्लो काम कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि इससे आप लोगों को कोई दिक्कत आपत्ति होगी, नहीं होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखती है, परंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखती है, और दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें अवतल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? अवतल लेंस का। दर्पण का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, ध्यान रखना है। और निकट दृष्टि दोष जब होगा तो अवतल लेंस, और जब दूरदृष्टि दोष रहता है तो उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो ये देखिए, आगे चलते हैं। 23 सीजियम का तेहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 656 नैनोमीटर, याद रखिएगा। ये मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है। सीजियम का देहली तरंग दैर्ध्य। 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि टॉमसन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जाता है? देखिए, टॉमसन विधि द्वारा हम लोग निकालते हैं इसके E बटा M का मान। किसके? E बटा M का मान। E और M, इलेक्ट्रॉन का E तथा M के अनुपात निकाला जाता है। E और M का अनुपात, और मिलिकन के तेल बिंदु से इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया जाता है। मिलिकन के तेल बिंदु से इलेक्ट्रॉन का आवेश प्राप्त किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। लेकिन अगर टॉमसन विधि द्वारा बात किया जाए तो टॉमसन विधि के द्वारा बच्चों इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात निकाला जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। एक सवाल कह रहा है कि एक कूलम्ब के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये वही बात है जो हम लोग केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़े हैं। मॉडर्न फिजिक्स तो आधा से ज्यादा केमिस्ट्री ही होता है। 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए एक कूलम्ब का मतलब हो जाएगा 1 बटा में 1.6 गुना 10 के पावर -19। 0.625 गुना 10 के पावर 19 हो जाएगा। ये ऊपर गया तो 10 से गुना 10 से भाग किया, ये गुना किया तो 6.25 बना लिया इसको, और ये 19 में से एक खत्म, 18 बना लिया। इतना इलेक्ट्रॉन होता है। 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देख लीजिए आप, 26 नंबर सवाल है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर, देखिए जी, बंद पृष्ठ के अंदर, जब भी बच्चों बंद पृष्ठ की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, बंद पृष्ठ की बात जब आ जाए तो समझ लेना वहां पर विद्युत फ्लक्स टोटल जो है 0 होने वाला है, निकलने वाला। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है और बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा भैया। क्या होगा, 0 होगा। यहां पर दिया हुआ है 0। प्रैक्टिस कर लीजिए अपना, अगर आपको पता है तो। 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना फैराड होता है, 10 के पावर -6। कितना, 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 के पावर -6 फैराड। क्लियर है ये। और ये जो है पिको के लिए लग जाता है, किसके लिए लगेगा, पिको के लिए। लेकिन अभी सवाल माइक्रो फैराड की हुई है। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। आवेश रहित का मतलब क्या हुआ कि उस पर कोई आवेश नहीं होगा। क्या, आवेश नहीं होगा। देखिए जी, अल्फा कण पॉजिटिव होता है, बीटा कण निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, लेकिन फोटॉन जो होता है यही होता है बच्चों आवेश रहित। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो फोटॉन, फोटॉन हमारा सही जवाब रहा। 19 नंबर सवाल है कि एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं। एन टाइप और पी टाइप। इसका मतलब ये नहीं, एन टाइप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ निगेटिव पार्टिकल होंगे। निगेटिव के साथ साथ होल्स भी होते हैं, परंतु मैक्सिमम नंबर में निगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से एन में मुख्य धारावाहक, मुख्य का मतलब ये हो गया कि आपका जो मल्टीपल चार्ज कैरियर कहा जाता है ना, वो कौन है, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। और अगर पी टाइप पूछे तो वीवर, यानी कि होल, होल जिसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन नंबर ऑफ एच होता है। किसके लिए, एन टाइप में। अगर पी टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यह कम हो जाता है, नंबर ऑफ होल ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, पर रहता तो दोनों ही है। तो यहां पर एन टाइप की बात हुई है। चलो साथियों, 30 नंबर सवाल देख लीजिए। अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण प्यारे बच्चों हीलियम का नाभिक होता है, क्योंकि अल्फा पे क्या होता है, डबल प्लस का चार्ज, जो कि हीलियम के बराबर है। तो हीलियम नाभिक के बराबर। अगला 31 नंबर सवाल, एक अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनाया जा सकता है। देखिए जी, अवतल गोलीय दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब भी बनता है विशेष परिस्थितियों में, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, और आकार में बड़ा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, सब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब अवतल दर्पण में हम दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच, तो दर्पण से पीछे काल्पनिक ही बनता है, इमेजिनरी, आभासी, वर्चुअल बनता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा 32 नंबर सवाल जो होगा कि 1 ओम बराबर क्या होता है। 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 ओम। अब समझिएगा, V बराबर आई आर होता है जी। V बराबर क्या होता है, आई आर। आर की बात हो रही है ना, आर बराबर V बटा में आई होता है। सूत्र के हिसाब से अगर हम चले, सूत्र के हिसाब से चलें तो देखेंगे कि आर बराबर V बटा में आई। V मतलब वोल्ट, आई मतलब एम्पियर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, वोल्ट, और बट्टा में ये एम्पियर। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक नाम सम्मान के माध्यम से चले तो प्रतिरोध के बारे में ओम साहब जी ने बताया था, तो 1 ओम जो हो गया वो इसके बराबर हो गया। 1 ओम 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर, वोल्ट प्रति एम्पियर। नेक्स्ट सवाल 33 नंबर सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है। देखिए भाई, प्रकाश की जो तरंगे होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, अवरक्त किरणें भी है, लेकिन ध्वनि तरंगे नहीं होती है, ये तो अनुदैर्ध्य है। वैसे भी ये अनुप्रस्थ तरंग ही विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ध्वनि तरंगे नहीं होंगी। क्लियर। अगला सवाल 34 नंबर सवाल, यानी कि 34 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। बीटा किरणें तेजी से चलने वाली क्या होती है। बीटा मतलब निगेटिव, और निगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है।
बीटा पार्टिकल का मतलब निगेटिव पार्टिकल, जो कि क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 35 नंबर सवाल। अच्छा, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। देखिए जी, बीटा किरण पे जब माइनस का चार्ज है, निगेटिव पार्टिकल है, तो ये तो बिल्कुल ही विक्षेपित होने वाली है, चुंबकीय क्षेत्र में भी और विद्युत के क्षेत्र में भी, क्योंकि ये आवेश रहित नहीं है, तो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों में ही विक्षेपित हो जाएगी। अगर आप इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित करें तो भी इसका दिशा बदल जाएगा, अगर आप इसे किसी विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से अगर प्रभाव से अगर इधर उधर करना चाहें तो भी ये हो जाएगा, अगर गुजारते हैं तो। ठीक है ना? तो डी हो जाएगा। अगला हमारे पास सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का कारण। सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो क्या है? सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिक आपस में संलयित है, जुड़े हुए हैं। मिलिकन के, देखिए यहां पे ये सवाल आ गया कि मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग से क्या निकालते हैं हम लोग? आवेश का मान। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, इतना होता है ऋणात्मक में इलेक्ट्रॉन का, ये कैसे निकला था? लिनार्ड मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग से निकला था। चलिए अगला, अगर हम कांच को, किसको? कांच को, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? लो डाइवर्जेंट, यानी कि कम अपसारी हो जाता है। ये सब तो बहुत आसान सा सवाल है, पढ़े होंगे आप सभी लोग, आसान सा सवाल है। अगला सवाल आपके सामने है, आगे बढ़ो जी, कि एक उत्तल लेंस, ये लो ये फिर आ गया, कोई नहीं हटाइए। एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, क्या है? 1.5, और पानी में डाल दिया गया, उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता घटेगी कि बढ़ेगी? देखिए जी, ज्यादा अपवर्तनांक वाले को कम वाले में डाला गया है। एक उत्तल लेंस कांच का बना हुआ जरूर है, परंतु उसका अपवर्तनांक 1.5 है, और वैसी परिस्थिति में उसको कहां डुबाया जा रहा है? उससे कम अपवर्तनांक वाले में, यानी कि 1.33, जो कि पानी है। तो इसकी क्षमता पहले से क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल होने जा रहा है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है? 0 हो जाता है। पूरा चक्र जब हो गया तो खत्म ही हो जाएगा, पूरे चक्कर में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये मान क्या हो जाता है साथियों? 0 हो जाता है। तो ये 40 सवाल आप सभी लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही मजेदार होगा। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग इस वीडियो को। एक एक स्टूडेंट प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि कितने बच्चों ने वीडियो में अटेंडेंस लगाया। ठीक है जी। और प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन होगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आज का सेशन ये कैसा रहा। ये बस 40 क्वेश्चन का आपको हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो दिया है, अभी बहुत सारी वीडियोस लाना बाकी है, वो आते रहेगा। ऑल सब्जेक्ट का पूरी टीम मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बच्चों, थैंक यू सो मच।